तो वेलकम बैक। तो बच्ची ने बोला कि सर पहले क्वेश्चन नंबर 17 दिखा दो। मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ तो आप बोलना यही है क्या, ठीक है ना? हाउ वुड यू शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड एज एट मतलब 18, यही क्वेश्चन है। हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 17, total depreciation to the date as on 1st April is 5 lakh, written down value of the position as on 1st April is 10 lakh, depreciation to be written off at the rate 25% और रिटर्न डाउन वैल्यू। डेप्रिसिएशन रिटर्न डाउन वैल्यू पे आपने कितना दिखा रहे हैं? 25% दिखाना है। तो आप पहले वर्किंग नोट बता दो, डिप्रेशन कितना हो गया? 10 लाख का 25%, 2.5 लाख रुपये आपको डेप्रेशन लगानी है इस साल की। यहाँ तक किसी कोई डाउट? नो सर। अब देखो, अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे आप, ठीक है ना? आपको क्या दिख रहा है? हम्म, हाउ विल यू शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड। मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरा पर्टिकुलर आ जाएगा, ये मेरा नोट नंबर आएगा, अमाउंट। ये मेरा अमाउंट आएगा। अब मुझे सिर्फ करंट एसेट, ये नॉन करंट एसेट, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एसेट लिखूँ। नॉन करंट एसेट लिखूँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। नॉन करंट एसेट के अंदर क्या आएगा पहले? फिक्स्ड प्रॉपर्टी एसेट। अच्छा वो। आता ना बेटा, नाम चेंज हुआ ना, प्रॉपर्टी, प्लांट, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। हाँ। इसके अंदर पहला आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसका नोट बना दूंगा, मैं नोट नंबर 1 लिखूंगा, ठीक है। हम्म, अब मैं नोट नंबर 1 बनाऊंगा, नोट पे अकाउंट में नोट नंबर 1 बनेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का जो एसेट का नोट पढ़ते हैं, उसमें हमें क्या दिखाना है? इसकी ओरिजिनल कॉस्ट दिखानी होती है। क्या दिखानी होती है? ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इसको देखो। अभी तक इस पे डेप्रिसिएशन कितनी लगाई दी थी? 5 लाख रुपया। हम्म, अभी तक कितनी डेप्रिसिएशन लगाई थी इस पे? 5 लाख। हाँ। रिटर्न डाउन वैल्यू थी 10 लाख, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी इसकी? 15 लाख। 15 है। हाँ। ओरिजिनल कॉस्ट इसकी कितनी थी? 15 लाख। पहले 10 लाख आज की डेट में वैल्यू थी, और इस पे भी अभी तक 5 लाख डेप्रिसिएशन लगी थी। तो जो नोशनल अकाउंट बोलता है, बैलेंस शीट में जब आप दिखाओगे एसेट्स को, आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट दिखानी है लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट। अब इसमें दिखा दो लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट। उसमें आएगा आपको पिछले साल की 5 साल 5 लाख की डेप्रिसिएशन हम्म, प्लस करंट ईयर डेप्रिसिएशन 2,50,000। टोटल डेप्रिसिएशन आएगी 7.5 लाख। 50,000। तो आपको जो एसेट दिखेगा बाहर, वो दिखेगा 7.5 लाख। ठीक। तो जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आपकी फिगर आएगी, एज्यूमिंग और कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आपका आएगा 7.5 लाख। अब बताओ बेटे, इसमें क्या डाउट है? देखिए मुझे इसमें कैलकुलेट करने में। आपको गलती क्या लगी? आपने देखा आंसर में टोटल डेप्रिसिएशन 7.5 लाख, और आप बोल रहे हमारे साथ तो डेप्रिसिएशन 2.5 लाख की आ रही थी। तो टोटल हाँ मुझे। डेप्रिसिएशन में पुरानी डेप्रिसिएशन प्लस इस साल की डेप्रिसिएशन, बिकॉज जो शेड्यूल 3 बोलता है, वो बोलता है आपको एसेट्स की उनकी हिस्टोरिकल वाला दिखानी है और उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इससे क्या होगा, शेयर होल्डर को सारा पता चलेगा कि ओरिजिनली मैंने ये एसेट 15 लाख में खरीदा, आज की डेट में इसके 7.5 लाख डेप्रिसिएशन लगी है, नेट में आज की डेट में इसकी वैल्यू है 7.5 लाख। तो मैं सारा दिखाता हूँ, ठीक है बेटा। ओके। और बता नातिका बेटा, आपको कौन सा क्वेश्चन में गलत गलत हुआ था? सर मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10, जस्ट गिव मी 1 मिनट। बिल्डिंग 6 लाख की है। 8 मिनट, 8 मिनट, जस्ट 8 मिनट। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ो, मुझे समझ आएगा ये क्वेश्चन क्या।
prepare asset side of the following informations. Building है 6 lakh की, depreciation on building है 1 lakh, एक मिनट एक मिनट goodwill। एक मिनट मिल नहीं रहा ये वाला क्वेश्चन। सर मेरी बुक थोड़ी डिफरेंट है। ये तो यही तो होगी ना, कल्याणी पब्लिकेशन वाली बुक है ना। हाँ हाँ, दोबारा से पढ़ना क्वेश्चन। building 6 lakh की, नहीं नहीं, क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या लिखा था? prepare asset side from the following informations। हाँ मैं नहीं है ऐसा कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन सर मेरे नंबर है कि इलस्ट्रेशन नंबर है? सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 10। सर मेरे पास भी यही क्वेश्चन नहीं है जो आप दिखा रहे थे, मेरी बुक डिफरेंट है। अच्छा चलो पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो सारा आहिस्ता आहिस्ता। बिल्डिंग है 6 lakh, हम्म। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 1 lakh, ठीक। गुडविल है 80,000, हम्म। मॉडल्स एंड डिजाइन है 30,000, हम्म। वर्क इन प्रोग्रेस है 10,000, हाँ। सिक्योरिटी प्रीमियम है 25,000, हाँ। कैश ऑन हैंड है 15,000, हम्म। शॉर्ट टर्म लोन टू पार्टीज है 8,000। हाँ। बस इतना ही है। तो इसमें आपको आंसर में क्या गलती लगी? सर मुझे आंसर आ रहा है 1 lakh कम अकॉर्डिंग टू बुक। 1 लाख क्या बैलेंस शीट के टोटल साइड का हाँ सर। आपका कम आ रहा है? हाँ सर। तो अगर बिल्डिंग मैं का देखो, बिल्डिंग का जो फिगर दिया है वो रिटर्न डाउन वैल्यू दिखा है कि ओरिजिनल कॉस्ट दिखा है? सर नहीं, सीधे लिखा है बिल्डिंग 6 lakh की, फिर नीचे लिखा है डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग 1 lakh। वो मैं लेस करती हूँ, मतलब नेट फिगर दिखाती हूँ मैं बिल्डिंग 5 lakh की। मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना क्वेश्चन, ठीक है ना? तो इसमें तुम्हारा यही दिक्कत आ रही है, मुझे अपना आंसर भी सारा देना, कोई मुश्किल क्वेश्चन तो है नहीं है। मुझे एक बार बुक में जो क्वेश्चन का फोटो भेज देना और अपना आंसर का फोटो भेजना, तो मैं देखूंगा तुम्हारे इसमें क्या गलती हो रही है। अपरेंटली कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो हो सकता है कि वो बिल्डिंग का रिटर्न डाउन वैल्यू टिल डेट होगा 6 लाख और डेप्रिसिएशन लगी होगी, तो आपको दिखाना पड़ेगा 7 लाख माइनस 1 लाख, दैट 6 लाख। मुझे बुक पे आंसर पहले देखना पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो आप इसको, जो आपने 5 लाख वाला लिखा है वो भी ठीक है, आपको एग्जाम में एजम्पशन लिखनी पड़ेगी। बट पहले मुझे क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि अगर वो हिंट मिसिंग है तो आपको एजम्पशन ले सकते हो, अगर वो हिंट है तो आपको एजम्पशन नहीं लेना है। तो मुझे एक बार व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं बता दूंगा, और कोई मुश्किल बात है नहीं। और कोई क्वेश्चन जो आप लोगों को नहीं आया? सर मुझे कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी जो है ना, कंटिजेंट लायबिलिटी, हाँ। हाँ, इसमें जब क्वेश्चन में देख के होता है ना कि आप हेडिंग्स तो जो जो नीचे आइटम्स दिए गए हैं, खाली उसमें मुझे प्रॉब्लम होती है और किसी में नहीं हुई मुझे। कंडीशन लायबिलिटी आपको याद रखना है कि ये आपका बैलेंस शीट में तो आएगा नहीं कहीं पे। जो आप नोट्स के अकाउंट बनाओगे उसमें आप कंडीशन अकाउंट बनाओगे, दिखाओगे, ठीक है ना? सर यहाँ पे है एक पॉइंट जो है, एरियर्स ऑफ फिक्स्ड कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, क्वेश्चन नंबर ये है 13। हाफ मिनट। गिव द हेडिंग अंडर विच द फॉलोइंग विल बी शोन। ठीक है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड का फंडा फंडा क्या है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड का कंसेप्ट क्या है? कि वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको राइट दिया गया होता है कि अगर उनको प्रीवियस ईयर्स में प्रॉफिट नहीं मिले होंगे, तो जब प्रॉफिट मिलेंगे तो उनको वो सारे पिछले ईयर्स का भी प्रॉफिट दिया जाएगा। हम आज के डेट में खड़े हैं और हमें लॉस हुआ है। ठीक। नाउ द क्वेश्चन में अराइज, मेरे पास 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स है जिनका पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। हम्म। तो मुझे पता है कि यार फ्यूचर में अगर मेरे को प्रॉफिट होगा तो मुझे 60,000 का डिविडेंड देना पड़ेगा। हाँ। क्या मैं बोलूंगा कि मेरी आज की डेट में 60,000 की लायबिलिटी है? हाँ। यस और नो? यस सर। क्यों? क्योंकि हमें देनी वो है ना, कि अभी मतलब हमने दी, वो जब लॉस की कंडीशन वजह से कुछ है, नहीं दी। कंडीशन कुछ है। क्या मतलब अगर कंडीशन? कंडीशन कुछ है, ये 60,000 मुझे कब देना पड़ेगा? अगर मुझे फ्यूचर में प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ, हाँ। अगर फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं हुआ
So there is a contingency हम्म, with respect to a future event. ठीक। अगर वो फेवरेबल होगा हम्म, या अनफेवरेबल होगा। फेवरेबल होगा टू द शेयर होल्डर तो मेरे को डिविडेंड देना पड़ेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो देना पड़ेगा, अगर लॉस होगा तो नहीं देना पड़ेगा। अभी मेरे को पता ही नहीं है ना प्रॉफिट या लॉस है, तो कंपनी कैन टेक अ कॉल। मेरे को अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, तो मैं इसको लाइबिलिटी नहीं दिखाऊंगा, ना इसको प्रोविजन करूंगा, मैं जाके इसको कंटिजेंसी दिखा दूंगा। ठीक। ऐसी सब चीजों के लिए ये जरूरी नहीं है आपकी बुक वाला कंटिजेंसी लाइबिलिटी का दे, आप चाहे तो इसके लिए प्रोविजन करोगे। एक एएस है, AS29। AS29 प्रोविजंस, कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट, ऐसे कुछ है नाम, वो देखना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि आप किस चीज को, जो फ्यूचर में होने वाला इवेंट होगा उसकी आप प्रोबेबिलिटी देखोगे, चांस कितना है होने का। अगर आपको लगता है कि मोर लाइकली चांस है तो आप उसका प्रोविजन करते हो, अगर मोर लाइकली चांस है तो आप उसका प्रोविजन करते हो। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा चांस है 5 to 50%, तो आप उसको कंटीजेंट लायबिलिटी दिखा दो। और अगर लगता है रिमोट चांस है 0 to 5%, तो आप कहीं कहीं नहीं दिखाते। समझ आई बात? हम्म, तो जो होने वाला इवेंट है उसके बारे में आप पहले प्रोबेबिलिटी देखो, 0 to 5 है, 5 to 50 या 50 से अबो। अगर 50 से अबो होगा, मोर लाइकली होगा, तो आप इसका प्रोविजन करोगे। तो अगर मुझे लगेगा 50% ज्यादा चांस है मेरा अगले साल प्रॉफिट होगा, मुझे देना पड़ेगा, तो मैं इसका प्रोविजन करूंगा। प्रॉफिट लॉस का डेबिट टू प्रोविजन फॉर, क्या बोलते हैं इसको, प्रेफरेंस डिविडेंड। तब ये मेरा प्रोविजन में आ जाएगा, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जहां पे भी फॉल करेगा। और अगर मेरी चांसेस कम है तो मैं इसको कंटीजेंट लायबिलिटी दिखाऊंगा। यहाँ पे बुक वाला ले सकता है एजम्पशन कि चांसेस बहुत कम है तो इसको कंटीजेंट लायबिलिटी दिखा देगा। ठीक है, ठीक। और कोई डाउट? ना। हाँ कहाँ सर। तक पूछे थे आप लोग? सर अंडर राइटिंग कमीशन हम कहाँ दिखाएंगे? अंडर राइटिंग कमीशन कमीशन। आपको पे करना है। अगर अंडर राइटिंग कमीशन आपकी लाइबिलिटी है, पहले ये देखना अंडर राइटिंग कमीशन की एंट्री आपने की है नहीं है। एक तो मैं बोलूंगा यार मेरे को अपने अंडर राइटर्स को, कब होता है अंडर राइटर्स का बात है पिक्चर में, जब मेरे को अपने शेयर्स बिकवाने होते हैं, ठीक है, हाँ। उसको मैं ये बोलता हूँ अंडर राइटर्स कमीशन। अब दो चीजें है, अंडर राइटिंग कमीशन मेरा एक्सपेंस है तो मैं एंट्री क्या करूंगा, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट एक्सपेंस डेबिट टू कैश, ठीक है, और ये मेरा एक्सपेंस है, ये मेरा पीएनएल में जाएगा। अब दूसरा तरीका है ये बोलने का कि मेरा अंडर राइटर्स कमीशन की लाइबिलिटी है। अंडर राइटिंग कमीशन अगर मेरी लाइबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस इसका मेरी लाइबिलिटी है, तो मेरा अदर करंट लाइबिलिटीज में आ जाएगा। तो आपको देखना है, अगर पे कर दिया अंडर राइटिंग कमीशन तो एंट्री होगी अंडर राइटिंग कमीशन में, तो कैश। तो अंडर राइटिंग कमीशन का अगर डेबिट बैलेंस होगा, इट मीन मेरा एक्सपेंस होगा, पीएनएल में जाएगा। और उल्टा देखो, अगर ये मेरा क्या बोलते हैं लाइबिलिटी है अंडर राइटिंग कमीशन, अभी तक मैंने पे नहीं किया है, मैंने अंडर राइटिंग कमीशन का डेबिट टू अंडर राइटिंग कमीशन पे बोला, तो पे भी मेरा लाइबिलिटी होता है, अंदर करंट लाइबिलिटी में जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे बताओ, ऑनेस्टली बता दो, इलिस्ट्रेशन सारी कर ली कि नहीं कर ली है? सर इलस्ट्रेशन उतनी नहीं की, लेकिन ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए। सबसे कम क्वेश्चन किसने किए? अच्छा, इलिस्ट्रेशन में 19 तक हमने ऑलरेडी किया था कि नहीं किया था? इलिस्ट्रेशन 19 तक हमने कहाँ तक किया था इलिस्ट्रेशन में, बता दो। एसेट्स में उस हमने इस पे कोई क्वेश्चन नहीं किया था। मैं तभी पूछ रहा हूँ, बाकी किया था नहीं किया था? हम्म। हाँ, बाकी तो हम करते थे ना साथ साथ। इलिस्ट्रेशन में 19 करे, 19। लाइबिलिटी साइड पूरा कवर हो जाएगा, उसके बाद एसेट साइड पे आ जाएंगे सारे लोग। इलिस्ट्रेशन में 19 पे आ जाओ, मैं पढ़ूंगा आपको समझ आ जाएगा। ये आपको मिल रहा है इक्विटी एंड लायबिलिटीज पार्ट्स विद नोट्स टू अकाउंट जीएसटी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। शेयर कैपिटल 13,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुली पेड अप। मिल गया सबको? एसेट से पहले जो लास्ट इलस्ट्रेशन है मिल गया आप सबको? हाँ जी हाँ। सर। ठीक है, शेयर कैपिटल दिया, ये सारी चीजें दी है, तो मैं एक एक करके लेंगे, हम पहले फॉर्मेट बनाएंगे, ठीक है। यस सर। बैलेंस शीट
पर्टिकुलर सबसे पहले क्या आता है? इक्विटी एंड लायबिलिटीज। लाइबिलिटी। टीज उसके पास क्या आता है नीचे? शेयर होल्डर्स फंड फंड। उसके बाद क्या आता है? शेयर कैपिटल बी पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इतना मेरा मोटा मोटी निकल जाएगा, ठीक है ना? ये मेरा नोट नंबर 1 बनेगा, ये मेरा नोट नंबर 2 बनेगा, ये मेरा बनेगा नोट्स टू अकाउंट, ठीक है? नोट नंबर 1 मेरा बनेगा शेयर कैपिटल का। तो क्वेश्चन पेपर क्या पढ़ो? ऑथराइज वाथराइज कुछ नहीं दिया है, सीधे लिखा है 13,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each fully called up। 13 लाख कॉल्ड अप है, उसमें से क्या है? कॉल्स इन एरियर्स है 1000 शेयर्स। 1000 शेयर्स पे अभी 20 रुपया नहीं आया है, तो आपके दो केस बन गए, सब्सक्राइब्ड एंड फुली कॉल्ड अप, फुली पेड अप, और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, ठीक है? अब वो दिखाओगे। ऑथराइज और इशू मुझे पता नहीं है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कितना है? 13,000 में से 12,000 है, 12,000 शेयर्स ऑफ रुपीज ₹100 each। कितना होता है बेटा? 12 लाख 12 लाख। उसके बाद है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड। बट नॉट फुली पेड अप, 1000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 each। ईच। तो टोटल ये थे 1 लाख लेस जो नहीं मिला उसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉल्स इन। कॉल्स इन एरियर्स हमने पढ़ा था कॉल्स इन एरियर्स को यहाँ पे लेस करना है। कितने आपके? 1000 into into 20, 20 तो तब 20,000 तो बाहर आया 80,000। 80,000। हाँ, तो आपकी जो शेयर कैपिटल में बैलेंस है वो आपका दिखेगा 12 12 लाख 80,000। 80,000। तो 12,80,000 में ऊपर शेयर कैपिटल में दिखाऊंगा 12,80,000, ठीक है बेटा? इस तरीके से आपको बैलेंस शीट बनाए, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ स्ट्रांग हो जाएगा इस चीज के लिए। अब आएंगे रिजर्व सरप्लस पे। तो बेटा मेरा नोट नंबर 2 बनेगा रिजर्व सरप्लस। सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। अब पढ़ो, इसके बाद सबसे पहले रिजर्व आपका कौन सा है? जनरल रिजर्व है 70,000। मेरा जनरल रिजर्व है 70,000। उसके बाद बेटा क्या है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 40,000। DRR 40,000। उसके बाद क्या है? सरप्लस इन बैलेंस शीट, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कितना है उसको? 1,50,000। 1,50,000। के बाद शेयर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स है, वो सब चीज है, वो मेरा अलग है, ठीक है ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट अनक्लेम्ड डिविडेंड है, प्रोविजन फॉर आउटपुट है, आउटपुट जीएसटी है। तो रिजर्व सरप्लस मेरा यही तीन है, 750 गुलाब शेयर से भी। तो मेरा रिजर्व में सरप्लस आएगा 2,60,000, ठीक है? उसके बाद क्या आता था तीसरा? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट। तो हमारे पास कुछ है क्वेश्चन में? No. ये देखो 9% डिबेंचर्स प्रोविजन फॉर टैक्स पेड पेबल, उसके नीचे है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स के अगेंस्ट आपको 20,000 रुपया मिला है यहाँ पे, ठीक है? तो तीसरा आपका पॉइंट बनेगा सी पार्ट, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसका कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एक ही फिगर है। नोट तब बनाते हैं जब बहुत कुछ अंदर में लिखना होगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है, मनी रिसीव्ड शेयर वारंट क्वेश्चन में सीधे दिया 20,000, तो ये आपको 20,000 आएगा, ठीक है? उसके बाद क्या बनाते हैं बेटा? एप्लीकेशन मनी शेयर, एप्लीकेशन मनी फंडिंग अलॉटमेंट, ऐसा कुछ है क्वेश्चन में? आंसर इज नो। उसके बाद आएगा आपका नॉन नॉन करंट करंट लायबिलिटी। लायबिलिटी।
नॉन करंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है बेटा? लॉन्ग टर्म बोरो बोरोइंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कुछ है मेरी 9% डिबेंचर्स 9% डिबेंचर्स है और मेरे पब्लिक डिपॉजिट पेएबल आफ्टर 2 इयर्स। तो नोट नंबर 3 बनाऊंगा। नोट नंबर 3 मेरा बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। उसमें क्या है सबसे पहले आपका बेटा? 9% डिबेंचर्स कितने बेटा? 4 लाख 4 लाख। उसके बाद आपका क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स मेरा कहाँ पे आएगा बेटा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे, क्योंकि अगले साल पे करना है। हाँ उसके बाद ट्रेड ट्रेड पेबल। पेबल ट्रेड पेबल मेरा कहाँ पे आएगा? ये मेरे करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। ठीक है, उसमें दिखा देंगे अलग से ट्रेड पेबल आ जाता है। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर्स आ गए। पब्लिक डिपॉजिट पेबल आफ्टर 2 इयर्स। पब्लिक 2 years डिपॉजिट है मेरी इसी में बोरोइंग आएगा है और आफ्टर 2 इयर्स है तो मेरा लॉन्ग टर्म हो जाएगा। तो पब्लिक डिपॉजिट आफ्टर 2 इयर्स 2 कितना लाख बेटा? 2 लाख। उसके बाद देखो पब्लिक डिपॉजिट आफ्टर 2 मंथ्स, ये मेरा क्या बनेगा मेरा? ये मेरी अदर करंट लायबिलिटी है। ठीक है, हाँ उसके बाद अनक्लेम्ड डिविडेंड, अगेन ये मेरा क्या रहेगा? अदर करंट लायबिलिटी है। अभी तक नहीं लिया उन्होंने तो अभी भी कभी भी ले सकते हैं, तो मेरा अदर करंट लायबिलिटी। उसके बाद क्या है? प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, किसी एक्सपेंस के लिए मैंने प्रोविजन किया, जैसे ऑडिट किया है, ऐसा चीज है, इसके लिए मैंने प्रोविजन किया है, तो ये तो अभी होने वाला होगा आने वाले टाइम में, तो मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा। उसके बाद आउटपुट सीजीएस की है, आउटपुट एसजीएस, दोनों मेरी अदर करंट लायबिलिटीज है जो मुझे अभी पे करनी होगी, और बाकी किसी लायबिलिटी में नहीं आएगा, तो ये मेरा अदर करंट लायबिलिटी में आएगा। ठीक है, तो मेरे अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म कॉस्ट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मेरा यही दो है, टोटल मिला के ये कितना हुआ? 6 लाख 6 लाख हो गया। हम्म तो मेरा ये आएगा यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग मेरा कितना आएगा? 6 लाख 6 लाख आएगा। अब बेटा तीसरा चीज आएगा मेरा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है मेरा? ऊपर मैंने सारे क्वेश्चन देखे, ट्रेड पेबल आएगा, ट्रेड पेबल ऊपर सारा देखा मैंने, अदर करंट लायबिलिटीज आएगा और मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन आएगा, है ना? जी ट्रेड पेबल मुझे सिंपली क्वेश्चन में दिया ही है कि ट्रेड पेबल आपके कितने हैं? 1,30,000 1,30,000। तो इसका नोट बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन में दिया 1,30,000। नोट वहां बनाते हैं जहां कुछ डिटेल होगी या दो मिला के होंगे, ठीक है ना? अदर करंट लायबिलिटीज का नोट बनेगा क्योंकि अदर करंट लायबिलिटी 2-3 है मेरे, तो मैं नोट नंबर 4 बनाऊंगा, अदर करंट लायबिलिटी। स्टार्टिंग में देखो अदर करंट लायबिलिटीज मुझे सबसे पहले आया था पब्लिक डिपॉजिट मेरा, जो आफ्टर 2 मंथ्स मुझे पे करना है, तो दैट्स माय अदर करंट लायबिलिटी। पब्लिक डिपॉजिट कितना था वो? 50,000 50,000। और क्या था मेरा? अनक्लेम्ड डिविडेंड। 2,000 ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे कितना है बेटा अमाउंट? 2,000 मेरे में तो 10,000 दिखा रहा है। मुझे है 2,000 ही मेरे में 10,000 अनक्लेम्ड डिविडेंड 10,000। प्रोविजन फॉर एक्सपेंस मेरा वहां पे आ जाएगा। आउटपुट सीजीएस की, आउटपुट एसजीएस की मेरी लायबिलिटी है जो मैंने कस्टमर से लिया है और मुझे जमा करना है गवर्नमेंट में। आउटपुट सीजीएस की, आउटपुट एसजीएस की कितना है? मेरी बुक में 4-4 हजार है। ठीक चोर चोर अर्धा अर्धा तो 5 अरहठ तास है जी। मेरा 58,000 है मेरा, क्या बोलते हैं इसको, अदर करंट लायबिलिटी। तो इसका मेरा नोट नंबर 4 बन गया 68,000। शॉर्ट टर्म प्रोविजन का मैं नोट नंबर 5 बनाऊंगा। नोट नंबर 5 शॉर्ट टर्म प्रोविजन। स्टार्टिंग में आप लोगों को दिक्कत होगी तो कोई बात नहीं है, आप बार बार जो फॉर्मेट है उसको देख सकते हो कि ये चीज कहाँ पे फॉल करती है, ये चीज कहाँ पे फॉल करती है, जब तक आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है ना? एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा। अब बचे क्या मेरा? मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स बचा था और मेरा प्रोविजन फॉर एक्सपेंस बचा था। प्रोविजन फॉर टैक्स 60,000 और प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना था बेटा? 60,000 60,000। और वो प्रोविजन 5,000 फॉर एक्सपेंस 5,000 टोटल 65,000।
ये फिगर मेरी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ गई। और दिस इज हाउ माय बैलेंस शीट्स लायबिलिटी पार्ट विल लुक एज 65,000। और इस सबको फिर हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक है ना। हम्म, इस सबका टोटल करो तो मेरा आएगा आई थिंक 24 लाख 23,000। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। अब आ जाओ इलिस्ट्रेशन नंबर 20 जो इसके बाद है। थोड़ा ऊपर ऊपर से देखेंगे, जल्दी हो जाएगा, ज्यादा टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। आ गए सब? कौन सी इलस्ट्रेशन? इसके बाद जो नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन होगी, मेरी बुक में इलिस्ट्रेशन नंबर 20 है। नेम द सब हेडिंग्स अंडर विच द नॉन करंट एसेट्स कैन शैल बी फर्दर क्लास। नॉन करंट एसेट जो फर्दर होते हैं किसमें होते हैं? नॉन करंट एसेट जो है उसमें मेजर 5 हेडिंग्स क्या है सर? सबसे पहले हम बोलते हैं प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ये एक मेजर हेडिंग हो। उसके नीचे क्या आती है आपकी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके नीचे आपकी क्या आती है? डेफर्ड टैक्स एसेट। उसके नीचे आपकी क्या आता है? लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस। उसके नीचे क्या है? अदर नॉन करंट एसेट। ठीक है, मेजर हेडिंग्स बोलनी है ना किसमें? नॉन करंट एसेट में। तो नॉन करंट एसेट में 5 है, मेरे साथ बता दो। नॉन करंट एसेट में 5 है क्या? सबसे पहले आपका है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, उसका एक हेड है। उस हेड के अंदर 4 है, उसमें नहीं जाना है, मेजर हेडिंग बोल दे। मेजर हेडिंग वो होगी, उसके बाद आपकी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी, डेफर्ड टैक्स एसेट हो गया, लोन्स एंड एडवांस अगर आपके हैं वो, और अदर नॉन अदर करंट। नॉन। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 21 है, इन द कंपनीज बैलेंस शीट गिव 3 आइटम्स शोन अंडर टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल में आपका क्या आएगा? प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग आ जाएगा, व्हीकल आ जाएगा, फर्नीचर आ जाएगा, इक्विपमेंट आ जाएगा, कुछ भी चीज आ जाएगी। और इंटेंजिबल में आपका गुडविल आएगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आएगा, लाइसेंस आएगा, रॉयल्टी आएगा, डिजाइन आएगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आएगा, फ्रेंचाइजी आएगा, ये सब आ जाएंगे, ठीक है ना। कैश एंड कैश इक्विवलेंट में आपका बैलेंस विद बैंक्स आ जाएगा, कैश इन हैंड आ जाएगा, चेक्स आ जाएगा, ड्राफ्ट्स आ जाएगा, वो सारा चीज आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी? कंटीजेंट लायबिलिटी इज द क्लेम अगेंस्ट द कंपनी व्हिच हैज नॉट बीन एक्नॉलेज्ड दैट और whether they will be considered as a liability on a happening of a future event, वो जो हमारे अभी सर्टेन नहीं है। एंड ऑन दैट टाइम अगर हमारा कोई फ्यूचर में इकोनॉमिक लॉस होने वाला है, कैश आउटफ्लो होने वाला होगा, तो वो मेरी कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाएगी। Where is it is shown in the company's balance sheet? It is not shown in the company's balance sheet, but yes, it's shown in the notes accounts, ठीक है। Contingent liabilities, इसने लिखा contingent liability represent the claims which are uncertain to rise. Such liabilities may occur or may not occur. Contingent liability is shown in the balance sheet only in the form of notes. Their amount is not included in the total of the balance sheet. तो बैलेंस शीट में नहीं दिखाते हैं आपको, क्योंकि इसकी कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती। कंटीजेंट लायबिलिटी जिनकी आपने कुछ अकाउंटिंग की है, हमने कल देखा था कंटीजेंट लायबिलिटीज द एक्सटेंट नॉट प्रोवाइडेड। टू दैट एक्सटेंट नॉट प्रोवाइडेड का मतलब क्या है? उसका प्रोविजन नहीं किया, जो मैंने आपको अभी बताया था। क्या अगर मैं इसकी प्रोविजन करूंगा तो ये तो बैलेंस शीट में आ जाएगा ना, मैंने प्रोविजन क्रिएट किया। अगर मैंने प्रोविजन नहीं किया तभी मेरा कंटीजेंट लायबिलिटी वो फिगर रहेगा बाहर, ठीक है। तो आपको अगर कंटीजेंट लायबिलिटी का प्रोविजन किया होगा, प्रोविजन वाला अमाउंट अंदर आएगा, बाकी जितना भी और एक्सपोजर होगा वो बाहर आएगा। अगर मैंने वही प्रोविजन किया था 50%, तो 50% तो अंदर जाएगा, और बाकी आपको एक्स्ट्रा दिखाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा भी प्रोविजन लायबिलिटी, ये कंटीजेंट लायबिलिटी है आपकी। करंट एसेट के मेजर हेड बता दो। करंट एसेट का मेजर हेड क्या है आपका? करंट इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंटरीज है, ट्रेड रिसीवेबल है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, शॉर्ट टर्म लोन्स है, एडवांस है, अदर करंट एसेट है। तो इनको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 27 है, स्टेट अंडर विच मेजर हेडिंग द फॉलोइंग आइटम्स विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। आपको बैलेंस शीट के अंदर बोलना है ये कहां पे आएगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहां पे आ जाएगा? मेजर हेड में। नॉन करंट लायबिलिटीज में। अगर मैं बोलूंगा आपके टोटल मेजर हेडिंग जो है ना वो 5 है। यहाँ पे आपके शेयर होल्डर्स फंड है, नॉन करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे नॉन करंट एसेट है और करंट एसेट है। अब मुझे बता, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नॉन करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर टैक्स, करंट लायबिलिटी। फाइन। उसके अंदर क्या उसके अंदर? करंट लायबिलिटीज में कहाँ आएगा ये? प्रोविजंस में ना। शॉर्ट टर्म प्रोविजन। हाँ। प्रोविजन दो तरह के होते हैं, नॉन करंट में आते हैं आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजन, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी में। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस। मेजर हेडिंग। ये ना शेयर होल्डर्स फंड में। पेटेंट्स, पेटेंट आता है, इंटेंजिबल एसेट है वो। मेजर नॉन हेड, करंट एसेट।
नॉन करंट एसेट, उसके अंडर नॉन करंट में इंटेंजिबल, ये आएगा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, उसके इंटेंजिबल, अंदर आ जाएंगे इंटेंजिबल एसेट्स में। इंटेंजिबल एसेट में। ठीक है, ऐसे आपको याद करना है। एक्रूड इनकम, क्रूड इनकम आता है ये एसेट, नॉन कर, एक्रूड सॉरी करंट एसेट। एक्रूड इनकम मीन इनकम एक्रू हो गई है बट अभी मुझे नहीं मिला है। एग्जांपल, मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया है, कहीं पे इन्वेस्ट किया है, वहां पे मुझे इंटरेस्ट एक्रू हो गया बट अभी तक ड्यू नहीं हो गया, बट बैलेंस शीट के चक्कर में उसका एक्रूड इनकम अकाउंट मैं इनकम ले लेता हूँ, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम ले लेता हूँ। एक्रूड इनकम मेरा एसेट रहेगा, अभी आने वाले साल में आ जाएगा तो ये मेरा एसेट कहलाएगा। एसेट में ये मेरा करंट एसेट है और करंट एसेट में मेरा कहाँ आएगा, अदर करंट एसेट में आ जाएगा। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी मेरा एसेट है, मैंने आगे हाँ। परचेस किया था उस पे सीजीएसटी मुझे मिला था। इनपुट सीजीएसटी तो मेरा करंट एसेट है, इसको मैं आगे सेट ऑफ करूंगा, वहां पे भी मेरा ये अदर करंट एसेट में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको करना है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप सब लोग जवाब, जिसको मैं पूछूंगा वो जवाब देगा। ठीक है, आप लोग बुक देख सकते हो, मेरा को कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट एंड इक्विपमेंट, नातिका मेजर हेड बता दो, प्लांट एंड इक्विपमेंट कहाँ आएगा? सर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट मेजर हेड, मेजर हेड, मेजर हेड आप याद रखना है 5 मेजर हेड। लाइबिलिटी साइड में शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ये मेजर हेड हो गए। और एसेट साइड में नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, और मेजर हेड के अंदर जो है वो आप समझ लो। मैं मेजर हेड बोल रहा हूँ। अगेन क्वेश्चन टू यू नातिका, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर नॉन करंट एसेट। वेरी गुड। फिर आएगा अब प्रॉपर्टी हेड प्लांट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। ना आकड़ को भी हम ना आराम से वो मच में लिखना उनके मन में एग्जाम हो। बताओ ना ऐसे। सर मेजर हेड होगा नॉन करंट एसेट। गुड। सर आपने क्या बोला क्वेश्चन? मेजर हेड आपने नॉन करंट एसेट बोला, प्रॉपर्टी प्लांट उसके अंदर कहाँ आएगा? सर क्वेश्चन क्या था? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। हाँ, प्रॉपर्टी पूरा नाम बताओ ना उस हेड का। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, उसका सब हेड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, ये 3 है। नॉन करंट एसेट के अंडर है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, उसके अंदर 4 है, उसमें से एक है क्या? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसको आपकी बुक में लिखा है फिक्स्ड एसेट, फिर टेंजिबल लिखा है, तो वो जो टेंजिबल है उसकी जगह है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वहां पे आएगा। गुड, वंस अ गुड न्यूज। सी अगेन, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, बताओ कहाँ आएगा? नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो मैं उनको म्यूचुअल फंड क्या हूँ? वंस अ गुड न्यूज। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट म्यूचुअल फंड्स? जहाँ पे वो सोना गिरवी रखते हैं, फिर वहां से पैसे देते हैं, वही। ना 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 ना, तो आपने बेटा नातिका बेटा आपने कैसे बोला म्यूचुअल फंड आएगा? नॉन, आपने रटा याद रखा है कि इसके पीछे लॉजिक पता है म्यूचुअल फंड होता क्या है? क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, मैं कल भी बोला था कि पढ़ के आओ घर से, आपको कोई चीज आज तक समझ नहीं आई है तो बोलो कि सर ये क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खबर के बनाए सचिन बेबूसन जो मैं आज जबरदस्त पूछूं। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने आपको कल भी यही बात बोली थी कि ये रोटी खाओ। ठीक है, मैं डोल अटेंशन है। मैंने आपको कल बोला था कि घर में पढ़ा करो, अगर कोई भी टर्म तुम्हें ऐसी आएगी जो तुम्हें समझ नहीं आ रही है, तुम पहली बार सुन रहे हो तुमको उसका मतलब समझने की कोशिश करो। मुझसे भी पूछ सकते हो, गूगल भी कर सकते हो, और किसी चीज को फॉर ग्रांटेड मत लो। अगर आपने पढ़ा म्यूचुअल फंड तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द म्यूचुअल फंड, क्योंकि जब आप उसके नेचर को समझोगे ना, आपको फिर वो चीज करना खुद ही आएगा। बिकॉज अकाउंटिंग जो है ना, ये लॉजिक है, ये और कुछ नहीं है। तो आप खुद ही सही डिसीजन बोल पाओगे। तो पहले समझ तो लो म्यूचुअल फंड होता क्या है। आप समझो नहीं कि रट्टा लगाओगे तो कितने चीजों का रट्टा लगाओगे। आपने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर डिजाइन कहाँ पे आएगा? योर क्वेश्चन शुड हैव बीन डिजाइन क्या होता है। जब मैं आपको बोलता था डिजाइन क्या होता है, मॉडल क्या होता है, आप खुद बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। यू गॉट माय पॉइंट? तो अपना जो एटीट्यूड है ना विद रिस्पेक्ट टू स्टडीज, वो थोड़ा चेंज करो। चीजों को समझने की कोशिश करो, वो चीजें आसान हो जाएंगी। चीजों को रट्टा लगाने की कोशिश करो तो चीजें मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो रट्टा बार बार करना पड़ता है। और लॉजिक को अच्छे से दिमाग में डाल दो, सूरज याद वो नहीं भूलेगा। ठीक है,
चलो, अब आई बात म्यूचुअल फंड की। आप परसों भी एक टॉपिक पढ़ रहे थे फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें आपको नहीं समझ होता प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी थिंग्स। उसमें ये था कि जब आप लोग इन्वेस्ट करते हो, तो इन्वेस्टमेंट जब करते हैं, बहुत जगह आपने देखा होगा, आप अगर मैच देखते हो और ऐसी तो वहाँ पे एक एडवर्टीजमेंट आते हैं, उसको बोलता है म्यूचुअल फंड सही है करके, वो एक टैगलाइन करती है। देखा है आपने, सचिन तेंदुलकर वे सब लोग उसको प्रमोट करते हैं, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। तो वो लड़की आती है, वो क्रिकेट खेलती है, उसका बाप होता है यहाँ पे सचिन होता है, धोनी होता है, तो वो बोलते हैं उसके कि आपकी बेटी अच्छी खेल रही है, इसके फ्यूचर के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ बोलते हैं कि आपको भी इन्वेस्ट करना करना पड़ेगा। मेरे को क्या करना पड़ेगा? आपको म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना पड़ेगा। तो कहीं कहीं आपको फील यार म्यूचुअल फंड में ना पैसा लगाते हैं। इतना समझ आया? हम्म, सुना है ना? अगर फोकस एडवर्टीजमेंट में करोगे तो मतलब म्यूचुअल फंड में आप कुछ पैसा लगाते हो, तो एक तो समझ आएगा ये इन्वेस्टमेंट है। अब ये देखना कि ये लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म के होगा तो करंट में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म के होगा तो नॉन करंट। तो आपका खुद ही आंसर आता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एंड वन मोर थिंग, देखो तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टूडेंट हो, तुम अभी 12th में हो, बट तुम चार्टर्ड फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। तो प्लीज जो भी चीजें आप देखते हो ना, अपने इर्द गिर्द आप चीजों को देख लो कि क्या चीजें हो रही है। अगर आप एडवर्टीजमेंट भी देख रहे हो, डू नॉट जस्ट लुक एट द एडवर्टीजमेंट बाय द एंगल ऑफ जस्ट बीइंग द एडवर्टीजमेंट। समझ आई बात? हमारी ये होता है कि अगर मैं मैच देख रहा हूँ यार, एडवर्टीजमेंट जस्ट खत्म हो जाए। बट यू बीइंग अ सीए स्टूडेंट, एडवर्टीजमेंट देखो, एडवर्टीजमेंट जो बना रहे हैं, ये क्या चीजें कर रहे हैं यार लोग, क्या नई चीज ला रहे हैं? क्या ये एंटरप्रेन्योर जो पीछे कुछ आ रहे हैं, कुछ लेके आ रहे हैं? तो इकोनॉमी कहाँ पे डेवलप हो रही है, किस एंगल में, देश किस एंगल में सोचने की कोशिश कर रहा है, ये चीजें क्या होती है, इन सब चीजों को समझ लो, इन चीजों को पढ़ लो। इससे क्या होता है, वो क्या होता है, ट्रेड कैसे काम करता है, ट्रेड एडवर्टीजमेंट, ड्रीम इलेवन को, ये जो एडवर्टीजमेंट आता है, ड्रीम इलेवन को क्या मिलता है, प्लेयर को क्या मिलता है, ये क्यों एडवर्टीजमेंट करता है, क्रिकेट का मैच क्यों हो रहा है, मैंने आपको आईपीएल का वो थोड़ा बता दिया था उस दिन। इनमें जाओ, इनमें डूबो। मेरी एक मैम थी, जब मैं सीए फाउंडेशन में था, मैं जम्मू में था, एंड शी आस्क्ड अबाउट दिस, जो कार्स होती है, कि इनके मॉडल्स बता दो, ये किसकी गाड़ी के, किस कंपनी का। एंड आई वाज लाइक, ना मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई वाज दैट ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम गाय कि कुछ नहीं है, यहाँ से हमें मर के जाना है एंड ऑल दोस थिंग्स, तो यहाँ कुछ नहीं रहना। तो मैंने उससे इस एंगल में पूछा कि मेरे को कार्स में, लिटरली मेरे को कार्स में आज भी उतना इंटरेस्ट है, गाड़ी है अल्लाह के फजल से चलाने के लिए, वो इंटरेस्ट नहीं है। तो मैंने मैम को बोला कि मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वो हमें इकोनॉमिक्स पढ़ा रही थी, तो उसने बोला कि ये किस गाड़ी, ये जो गाड़ी है सपोज, उसे गाड़ी का नाम बोला पोलो। अब बोला कि बता किस ब्रांड की गाड़ी है, वोक्सवैगन की, आप बताओ भाई। तो उनका यही क्वेश्चन था कि किसकी। मैंने बोला मेरे को ये गार्ड्स वार्ड का, गाड़ी वाड़ों का तो चक्कर ही नहीं पड़ता है, मेरे को इनमें फंसना वसना नहीं है, ठीक है ना, मेरे को इन पे इंटरेस्ट नहीं है। उसने बोला तुम सीए के स्टूडेंट हो, तो तुम ये चीज, ये जवाब मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है गाड़ी में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा इंटरेस्ट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यू बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंट स्टूडेंट, यू नीड टू नो कि भाई व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और उनके जो गाड़ियां आते हैं, उनके मॉडल्स, ये सब चीज के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि तुम सीए के स्टूडेंट हो। सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ, तुम अगर मूवी देख रहे हो, कोई सीरियल देख रहे हो, मैच देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो, वो अलग बात है, वो आपका एंटरटेनमेंट। बट बीच में जो आ रहा है, आप उसमें भी एनालाइज करो, बिकॉज आप चार्टर्ड अकाउंट, आपको हो सकता है क्रैड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट यू बीइंग अ सीए स्टूडेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट क्रैड इज। सिमिलरली जो भी एडवर्टीजमेंट आपकी कहीं आती है, उसको देख लो, उसको परख लो, उससे आपका हॉरिजन खुल जाएगा और कोई नया आइडिया हो सकता है, आपको खुद आ जाएगा, अच्छा ये ऐसे होता है, हम तो मैं कश्मीर में भी इसको ऐसे कर सकती हूँ, और आप बाकी लोगों से आगे रहोगे। एनीवेज, नाउ कमिंग बैक टू द, आपने वो एडवर्टीजमेंट बोलता है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, ये सही रहता है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द म्यूचुअल फंड, ये होता क्या है म्यूचुअल फंड, इसमें बताऊंगा। अच्छा, हैव यू हर्ड अबाउट दिस थिंग शेयर? हाँ, यार शेयर के बारे में नहीं सुना है? पिछले एक महीने से तो शेयर के बारे में हम्म, पढ़ा रहा हूँ, जब से मैं घर से आया हूँ तब से मैं शेयर के बारे में पढ़ा रहा हूँ। यार कंपनी का शेयर होता है, तो आपको अगर कंपनी में इन्वेस्ट करना है, आप इसका शेयर खरीदो, यही करते हम्म, हैं। जी, तो अगर आपको एक कंपनी में पैसा लगाना है, तो आपको कंपनी का मालिक बनना है या इन्वेस्ट करना है, आपके पास पैसा, मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरा सरप्लस सपोज 10-20 हज़ार रुपये बचता है, अब या तो मैं इसको कहीं और बिजनेस में लगा दूं, है कि नहीं? हम्म, क्योंकि आपको पता है कि इन्फ्लेशन की वजह से अगर मैं इस पैसे को मौजूद रखूंगा, इसकी वैल्यू, परचेसिंग पावर कम हो जाएगी, है कि नहीं? मैं अगर, मेरे 20 हज़ार रुपये आज बच रहे हैं और मैं उन 20 हज़ार को घर में रख रहा हूँ, तो आज जो मैं 20 हज़ार से खरीद सकता हूँ, घर में नहीं खरीद सकता ना, क्योंकि इन्फ्लेशन होती है, चीजें महंगी होती है दिन ब दिन। तो बेटर है कि मैं इस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करूँ, मेरा वहां से भी कोई इनकम सोर्स आ जाए। तो लोग सोचते हैं कि मैं अपने पैसे को कहाँ लगा लूं। दिस इज द क्वेश्चन ना, कि मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं कहाँ पे लगा लूंगा पैसा, आप बता दो। अगर आपके पास सरप्लस होगा तो आप कहाँ पे लगा रहे हो, मतलब आपकी सोर्स ऑफ अर्निंग है जिससे आप कमा रहे हो, अब इस अर्निंग एक्स्ट्रा पैसे को आपको कहाँ लगा, मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे को पैसा लगाना होगा, तो मेरे को पता है कि भाई अगर मैं इस पैसे को कहीं पे नहीं लगाऊंगा, तो ये पैसा का वैल्यू कम हो जाएगा, और जो कुछ जो पोटेंशियल था कि मैं और पैसा कमा सकता हूँ, वो मैं लूज करूंगा। तो आई विल ट्राई टू इन्वेस्ट दिस मनी इन अ प्लेस जहां मैं ज्यादा पैसा कमा लूं। मेक इट सेंस और नॉट?
तो दो चीजें आती है, एक होता है रिटर्न का कंसेप्ट और होता है रिस्क का कंसेप्ट। मैं ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना चाहता हूँ ना, वो भी एक फैक्टर होगा। सबसे सेफ पैसा जो आपने देखा होगा अपने घर भर में, तो सेफ जो बोलते हैं लोग, वो अगर देखता है टिपिकली लोग जाते हैं वो बैंक में एफडी करते हैं। तो बैंक में लगाते हैं पैसा, 1 लाख रुपया अगर मेरा सेव हो रहा है, मैं 1 लाख रुपए की एफडी करता हूँ, बैंक मुझे 5 से 6% का इंटरेस्ट देता है, तो अगले साल ये 1,06,000 रुपया हो जाएगा। ऐसे होगा। तो एक तरीका ये है मेरा बैंक घर में ना रखे, बैंक में एफडी करूंगा। तो हम जैसे लोग होंगे, हम बोलेंगे नहीं यार, हम एफडी हम इंटरेस्ट वाले चक्कर में नहीं बचना चाहते, पर कुछ लोग होंगे वो बोलेंगे हम इंटरेस्ट, हमारे लिए इंटरेस्ट कोई बुरी बात नहीं है, हम इसको वहां पे लगा देंगे। ठीक है, एक तरीका ये है आप बैंक में पैसा लगा लो, इन फिक्स्ड डिपॉजिट कर लो, जो भी कराने हैं। ठीक है, ये ट्रेडिशनल है जो हमने देखा है आमतौर पर लोग करते हैं। इसका दूसरा तरीका आप गोल्ड खरीदो। हम क्लास से टोटली डिफरेंट जा रहे हैं, मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, इसको ज्ञान को ले लो। दूसरा तरीका है गोल्ड खरीदेंगे। यस सर नो? यस सर। जवाब दो, आप भी मुझे आइडिया दो ना यार, पैसा लगाना है, बताओ कहाँ लगाएंगे। द पॉइंट इज वहां से पैसा और कमाना है, गोल्ड लगा लो। गोल्ड में क्या होगा, कशीर या तो पूर्ण होना है, एडवर्ड कॉइन पूर्ण है। ठीक है ना, उसका क्योंकि पता है कास्टिंग सना की उसका वैल्यू दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है, गोल्ड का वैल्यू भी बढ़ेगा, इसका वैल्यू भी बढ़ेगा, अल्टीमेटली बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो दूसरा तरीका गोल्ड में लगा लो। ठीक है, तीसरा तरीका है अरे जमीन खरीदो। हाँ हाँ, लैंड। जमीन खरीदो तो बढ़ जाएगा, जमीन से पानी पोल द्या मान दो कुछ जैसे टेंशन नहीं के, गर्ड अगर है तो सके डेप्रिसिएटिंग एसेट, उसकी वैल्यू गिरती है, लैंड खरीदो। और कहाँ पे लगा सकते हो यार, ये जो हमने पढ़ा है कंपनीज में आप पैसा लगा लो, यहाँ पे बहुत पैसा, कि यहाँ पे ना फिक्स्ड रिटर्न है, एफडी में भी फिक्स्ड है, 5 से 6% है। और हमारे यहाँ तो मना किया जाता है कि आप बैंक में पैसा मत रखो, तो हमारे लिए तो ये चीज रिटर्न होती है। गोल्ड में लगाए तो उसमें भी अनसर्टेनिटी होती है, कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, उतना तो नहीं बढ़ता है। लैंड में भी आप लैंड तो खरीद लोगे बट उसको बेचोगे कब, अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी, एक पे एक फैक्टर रहता है। तो इन सब चीजों में जो वजूद आज की डेट में आया, जो कंसेप्ट है, आप कंपनी के शेयर में पैसा लगा लो। आप कंपनी के शेयर में पैसा लगा लो। जैसे मेरे पास पैसा बचा होगा, मैं रिलायंस में पैसा लगाऊंगा, तो इसके लिए आज की डेट में चीजें खरीदना बहुत आसान हो गया। आप ऑनलाइन डीमेट अकाउंट खुला दो, ये आपको नीम से परसों बता दिया, और स्टॉक एक्सचेंज थ्रू इसको खरीदो या बेचो, जो भी आपको करना है। तो इसमें क्या, आपको लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा होती है। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मतलब आप कभी भी इन शेयर को बेच सकते हो, और आपके पास पैसा, मैं अभी पास सरप्लस है, मैं खरीद रहा हूँ, और अल्टीमेटली परसों मुझे 3-4 महीने बाद अचानक से जरूरत पड़ी पैसों की, मैं बेचूंगा, 2 दिन में मेरे अकाउंट में पैसे आएंगे। तो ये लिक्विडिटी है। लैंड में ये पॉसिबल नहीं है, मैं लैंड खरीदूंगा, पहले तो लैंड आसानी से खरीद नहीं सकता हूँ। अगर मैं 1 कनाल जमीन भी खरीदूंगा तभी मुझे 5-6 लाख तो चाहिए ना कश्मीर में, फिर रजिस्ट्री करा लो, वो करा लो, और जब बेचना होगा हो सकता है तब खरीदार नहीं मिलेगा, तो उसमें वो रिस्क रहता है। तो छोटे छोटे अगर पैसे बच तो बेटर है कि शेयर में इन्वेस्ट करो। अब शेयर में इन्वेस्ट है, अब द पॉइंट विल कम कि भाई मैं मेरे को अब अपना चल रहा है, मेरे को 20,000 रुपया हर महीने बचता है, मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब मुझे लगा एफडी में नहीं करना भाई, सूद वूद में चक्कर में नहीं पड़ना है, घर में रखूंगा तो वैल्यू दिन ब दिन कम हो जाएगी। लैंड में अभी खरीद नहीं सकता, 20,000 से कौन सी लैंड आएगी, टांटा पड़ेगा। ठीक है, गोल्ड में भी ज्यादा अनसर्ट नहीं, ठीक है, कुछ अमाउंट में गोल्ड में लूंगा, बट ठीक है, अभी मेरे को बेटर लगा कि मैं शेयर में लगाऊंगा। नाउ फॉर एन लेमैन द प्रॉब्लम इज किस कंपनी के शेयर में लगाऊं, रिलायंस में लगा लूं, आईओसी में लगा लूं, क्योंकि आप अगर देखो कि हर कंपनी का शेयर क्या है, आज बढ़ रहा है कल कम हो रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है। और इट्स लाइक आपको गाड़ी में चढ़ना है, तो आपको पता होना है कि आप चढ़ोगे भी कब और गाड़ी से उतरोगे भी कब, बिकॉज यू हैव टू सी कि आप उस कंपनी में प्रॉफिट अपना पैसा लगा लो जो कंपनी ग्रो करेगी, जो कंपनी ग्रो करेगी, क्योंकि कंपनी ग्रो करेगी, कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा होंगे, तो आपका भी शेयर का वैल्यू बढ़ेगा। यही होगा ना, जिस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा उसी का शेयर बढ़ेगा। अगर किसी कंपनी में, और कंपनी में आपको पता है कि भाई फ्रॉड भी हो सकते हैं, बाकी चीजें भी हो सकती है, हालत खराब भी हो सकती है, और अगर कंपनी की हालत खराब होगी तो कंपनी का शेयर गिर भी सकता है। तो शेयर में डायरेक्टली पैसा लगाओगे तो रिस्की भी है, रिटर्न भी ज्यादा है, क्योंकि कंपनी के बैंक में आप पैसा लगाओ तो 5-6% दे देंगे, 7% देंगे। कंपनी में आप लगाओगे तो आपका जो है, जो आपने कंपनी का शेयर खरीदा वो आज हो सकता है 100 रुपया का था, और अगले 1 साल में वो हो सकता है 130 का भी होगा, तो आपको 30% रिटर्न होगा, आपको 40% रिटर्न होगा, आपको 50% रिटर्न होगा, आपको 60%, 100%, 200% रिटर्न भी हो सकता है। बट उल्टा चांस है कि नेगेटिव रिटर्न भी हो सकता है, बिकॉज अगर कंपनी को लॉस हो जाएगा, कंपनी की इमेज खराब होगी, तो आपके शेयर का वैल्यू भी गिरेगा। तो शेयर में हमें पता चला रिटर्न भी ज्यादा है, रिस्क भी ज्यादा है। द मोर द रिटर्न मोर द रिस्क, द मोर द रिस्क द मोर द रिटर्न। एक सीरीज आई थी, अगर आप लोग सीरीज देखते होंगे, देयर वाज अ सीरीज, सोनी लिव पे है, स्कैम 1992। अगर कभी सीरीज देखते हो आप लोग, अभी आपके पढ़ाई का टाइम है, अगर देखते भी हो तो डू वॉच दिस काइंड ऑफ सीरीज, स्कैम 92। उसमें दिस वाज अ पर्सन हर्षित मेहता, तो वो दिखाते उसने कैसे स्कैम किया था। तो वो
वो उसमें एक डायलॉग बोलता है, रिस्क है तो इश्क है, क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो पैसा ज्यादा आएगा। मोर द रिस्क मोर द रिटर्न, है कि नहीं? अगर बैट्समैन रिस्क खेलेगा, चांस है कि वो ज्यादा रन बनाएगा, इक्वली चांस है कि वो आउट भी हो जाएगा। सेफ खेलेगा, प्रॉफिट भी कम होगा, रन भी कम बनाएगा, बट चांस है कि आउट नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी शेयर्स में अगर किस कंपनी में लगाओगे जिसमें ज्यादा रिटर्न के लिए जाओगे, अभी हम अदानी में लगाया था तो रिटर्न भी ज्यादा था बट रिस्क भी ज्यादा था कि हिडेनबर्ग जैसी रिपोर्ट आ गई तो गिर गया। तो पता चला कि यार शेयर्स में लगा के पैसा रिटर्न बहुत ज्यादा है, बट चांस है कि रिस्क भी है। और रिस्क दूसरे एंगल से भी क्यों है कि भाई मैं एक बंदा हूं जो जॉब करता है, मैं सुबह निकलता हूं, मेरी 9 to 5 जॉब है, बोलने को 9 to 5 में 8 घंटे है, बट उठना पड़ता है सुबह 6 बजे ही, नहाना शहाना, ये ब्रेकफास्ट करना, ऑफिस के लिए जाना, रेडी हो जाना, ये 7 साढ़े 7 से स्टार्ट होता है और पहुंचते पहुंचते घर 7:30 होता हूँ। तो मेरी इफेक्टिव जॉब 7:30 से 7:30 है, तो 12 घंटे की मेरी जॉब ही है। तो उसमें मैं कहाँ पे फिर दिन में ख्याल रखूंगा, क्योंकि 9:30 से 3:30 तक ट्रेडिंग होती है, उस वक्त मैं ऑफिस में होता हूँ, तो मैं कहाँ ख्याल रखूंगा ये शेयर खरीदूंगा, वो बेचूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। इसमें क्या होता है, बहुत रिस्क होता है। आम इंसान की बात नहीं है कि वो इसमें प्रॉफिट कमाएगा, उसकी चांस है कि वो लॉस कर देगा, बिकॉज यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर होते हैं। नाउ देयर केम अ कंसेप्ट कि आप ऐसा करो। यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं शेयर खरीदता था तो मैं क्या करता था, मैं डायरेक्टली रिलायंस का शेयर खरीदता था। मैंने आज मेरे पास 5,000 10,000 रुपए थे तो रिलायंस का शेयर 2,000 का था, मैंने आज रिलायंस के 5 शेयर खरीदे। कल मेरे पास और पैसा आया तो मैंने आईओसीएल का शेयर खरीदा, तो इस तरह से मैंने 5 रिलायंस के खरीदे, 10 आईओसीएल के खरीदे। इस तरह से मैं खरीदते खरीदते जमा कर रहा हूँ, और कभी लग रहा है इसमें प्रॉफिट हो गया, बेच बेच दिया, कभी लगा कि नहीं यहाँ पे लॉस हो रहा है तो बेच दिया, बोला आगे रिकवर करूंगा। ये खुद से मैं डिसीजन ले रहा हूँ, है कि नहीं? तो आम बंदा खुद से सारे डिसीजन नहीं लेता। मैं आई बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंट, आई बीइंग फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड, मैं भी शेयर में ज्यादा पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, बिकॉज इसके लिए आपको बहुत डेडिकेटेड टाइम और ये सब चीजें एनालिसिस करना पड़ता है। नाउ देयर केम दिस कंपनीज जिनने बोला कि हम म्यूचुअल फंड कंपनीज है। क्या है? म्यूचुअल फंड कंपनी। ठीक है, व्हाट दिस कंपनीज डू? म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या करती है, देखो ये क्या करती है, ये बोलते हैं तुम क्या करो, मैं हूं लतीफ, मेरे पास मेरे जैसे और भी बहुत है, लाखों लोग हैं। ठीक है, सपोज मेरे तरह और ही 10 लोग हैं, तो यहाँ पे ये रिलायंस कंपनी है, ये आईओसीएल है, ये सारी कंपनीज है। यहाँ पे ये कंपनीज है जिनके शेयर्स है, जिनके शेयर्स है। शेयर। एक तरीका था, लतीफ डायरेक्टली इस शेयर में लगा था, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, रिस्क ज्यादा है मेरे को, क्योंकि मेरे को उतनी नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट, कब खरीदना है कब बेचना है। मैं तो ऑफिस में पता चला कि भाई ये बैड न्यूज आई और एक कंपनी का शेयर बेचना था, और मेरे मैं बॉस के लिए पीपीटी बना रहा था, उतने में तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा फंड का, तो रिस्क है ना। तो देयर केम दिस कंसेप्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। तो ये म्यूचुअल फंड कंपनी क्या बोला, देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। म्यूचुअल फंड कंपनीज क्या बोला, यार तुम एक काम करो, हम तुम्हें यूनिट देंगे। क्या देंगे? यूनिट। यूनिट देंगे। सपोज इन्होंने बोला कि यार 10 यूनिट है, क्या है? 10 10 यूनिट। यूनिट। सपोज एक यूनिट का वैल्यू इन्होंने रखा 1,000 रुपये, या एक यूनिट का वैल्यू रखा इन्होंने 2,000 रुपये, अच्छे से समझो। तो हम 10 लोग हैं, सपोज हम 10 लोग हैं, इनने बोला कि भाई तुम ये एक एक यूनिट ले लो, तो लतीफ ने एक यूनिट लिया, इन सब लोगों ने एक एक यूनिट लिया, ये तो बहुत ज्यादा यूनिट है होता है। तो म्यूचुअल फंड ने क्या किया, मुझे एक यूनिट दिया, तो अब मैंने कंपनी का शेयर नहीं खरीदा, मैंने इस म्यूचुअल फंड का मैंने इस म्यूचुअल फंड का एक यूनिट खरीदा, मैंने इस म्यूचुअल फंड का एक एक यूनिट खरीदा। यूनिट खरीदा खरीदा मैंने म्यूचुअल फंड का एक यूनिट। हम्म, अब मेरे को ये कितने में पड़ा? 2,000 में। ठीक है, इस तरह से मैं हूं, मेरे सब लोगों ने खरीदा, तो अल्टीमेटली इस म्यूचुअल फंड के पास कितना आया, इसके पास कितना पैसा जमा हो गया, मैंने खरीदा, मेरे दोस्तों ने खरीदा, ऐसे ऐसे करके इसके पास कितना आया, 20,000 रुपया। 20,000। अब म्यूचुअल फंड में क्या होते हैं, एक्सपर्ट लोग होते हैं, क्या होते हैं? एक्सपर्ट। एक्सपर्ट पीपुल होते हैं, उनको बोलते हैं फंड मैनेजर्स। क्या बोलते हैं? फंड मैनेजर। फंड ये मैनेजर। अब आके क्या करते हैं, ये पैसा यहाँ पे कंपनी में लगाते हैं, और ये दिन रात क्या करते हैं, पूरा फोकस करते हैं, रिसर्च करते हैं, ये चीज करते हैं। जो म्यूचुअल फंड में अच्छे अच्छे एक्सपर्ट हो गए, ज्यादा लोग उसी म्यूचुअल फंड में लगा देंगे पैसा। तो ये क्या करते हैं, यही लोग मार्केट में पैसा लगाते हैं। और सपोज इन्होंने ये 20,000 रुपया यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्योंकि इनके पास पूरा टाइम यही होता है करने के लिए, ये क्या करते हैं, इससे ज्यादा प्रॉफिट कमा पाते, जितना मैं इंडिविजुअली कमाऊंगा ये उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, बिकॉज ये अच्छे से मैनेज करते हैं। ठीक है ना? ठीक। तो इन्होंने सब कंपनी में थोड़ा रिलायंस में लगाया, थोड़ा यहाँ लगाया, ये लगाया, बैलेंस करके लगाया, यहाँ पे हालत खराब, यहाँ पे प्रॉफिट करके, ये पूरी गेम होती है, फिर इनको लीड्स मिलती है, वो सब कुछ करते हैं। इनका वैल्यू हो गया, सपोज इनका वैल्यू हो गया, फिर 1 साल के बाद ये 20,000 बना 30,000 रुपये। ठीक है, अब ये म्यूचुअल फंड बोलेंगे हमारे पास 30,000 रुपीज वैल्यू आ गई इसकी, ये 20,000 को कमा के हमारे 30,000 रुपए, और यूनिट कितने, 10।
तो पर यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आप 3000। तो मेरा जो यूनिट है 2000, इसकी वैल्यू अब कितनी होगी 3000। 3000। तो अल्टीमेटली मैं इन म्यूचुअल फंड्स को फिर आपने बेचा हूं, तो मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स खरीदता हूँ, मैं म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदता हूँ। तो समझ आया म्यूचुअल फंड क्या होगा। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्या होता है, डायरेक्टली आप कंपनी में करते हो। इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड आप म्यूचुअल फंड के यूनिट लेते हो, म्यूचुअल फंड वाले कंपनी के शेयर लेते हैं। तो वो जब कंपनी के शेयर हो गए, उनका पोर्टफोलियो अगर बढ़ेगा तो आपका पोर्टफोलियो खुद ही बढ़ेगा। आई बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं आपको यही बोल रहा हूँ, मैं म्यूचुअल फंड में भी पैसा लगाता हूँ, मैं शेयर पे भी पैसा लगाता हूँ। बट क्योंकि मैंने देखा मैं शेयर से कम पैसा कमाऊं रादर देन मैं म्यूचुअल फंड से ज्यादा पैसा कमाऊं। वहां पे हो सकता है वो फाइनेंस का सीए नहीं है, बट क्योंकि वो डे इन डे आउट वही काम करते हैं, उनको मेरे से ज्यादा नॉलेज है। और वो क्या करते हैं, अपना बीच में कमीशन लेते हैं, 1-2% लेते हैं। मैं बोलता हूँ यार तू अगर मेरे को 20% कमा के दे रहा है, 1-2% खुद भी ले रहा है, मेरे को 18% मिल रहा है ना, यहाँ पे मैं खुद लूंगा, यहाँ तो मेरे को लॉस भी हो रहा है। तभी वो बोलते हैं उसको म्यूचुअल फंड सही है कि बाकी तू बाकी बाकी काम कर रहा है, तेरे को टेंशन नहीं है, तू म्यूचुअल फंड में पैसा लगा के छोड़ देना, वो लोग लगा देंगे, ठीक है। पर इसमें भी यू नीड टू बी अवेयर कि भाई किस म्यूचुअल फंड लगा ले। जैसे मैंने 2020 के अराउंड में आई स्ट्रांगली बिलीव, मतलब आई हैव, मतलब मेरे को टेक्नोलॉजी के बारे में ज्यादा पता नहीं, पर आई एम हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेक्नोलॉजी। मुझे लगता है आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो मैं ना टेक्नोलॉजी के म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हूँ, ठीक है। और मैंने 2020 के सिनेरियो में क्या हुआ ना, आईटी सेक्टर बहुत बढ़ गया। अगर आपको देखा होगा कोविड के वक्त क्या हुआ, सारा चीज आईटी में हो गया, जूम वूम जिससे हम क्लास लेते इसका कोई कंसेप्ट नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने आईटी में पैसा लगाया और अल्लाह के वजह से मैंने अच्छा पैसा कमाया आईटी में। तो बाद में अभी देख रहा हूँ आईटी में डाउन ट्रेंड आ गया, बट आई स्टिल बिलीव, मैं आज की डेट में भी आईटी में ही पैसा लगाता हूँ। मुझे पता है आईटी आईटी ही बढ़ने वाला है यार, आप कुछ भी करो ना, आईटी इज गोइंग टू टेक ओवर दिस वर्ल्ड टू नेक्स्ट लेवल। तो मेरे को लगता है आईटी में अच्छा होगा, किसको लगता है ये होगा, तो मैं वो म्यूचुअल फंड लूंगा जो आईटी कंपनी में ज्यादा पैसा लगाते हैं। समझ आई बात, ये म्यूचुअल फंड उस सेक्टर से बनते हैं। फिर आपको अगर रिस्क ज्यादा लगता है, आपको रिस्क ज्यादा लेना है, तो उस हिसाब से वो करते हैं। आप बोलते हैं कि नहीं मैं उन म्यूचुअल फंड में नहीं लगाऊंगा जो बैंकिंग कंपनी में लगाते हैं, क्योंकि हमारे में बैंकिंग कंपनी और अल्कोहलिक कंपनी में डिसअलाउ करना है। तो मैं उन म्यूचुअल फंड को अवॉइड करता हूँ जो फाइनेंशियल सेक्टर में पैसा लगाते हैं। मैं वो म्यूचुअल फंड लेता हूँ जो टेक्नोलॉजी में, रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, बिकॉज मुझे पता है वहां पे कोई हराम की कमी नहीं है, या बहुत कम अमाउंट है जिसको मैं किसी और तरीके से फिर बाहर डोनेट करके निकाल सकता हूँ, मेरा पैसा शरिया कंप्लायंट रहेगा। दिस इज हाउ द म्यूचुअल फंड्स वर्क। आई होप मेरे को एक ही कंसेप्ट देना म्यूचुअल फंड, बट जो बाकी कंसेप्ट है वो आपको इंशाल्लाह फ्यूचर में काम आएगा। तो नातिका बेटा आपको अब समझ आया ये म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट क्या था। अब इनफैक्ट अब इसमें क्या है, नॉर्मली ये आप लॉन्ग टर्म पर्पज से रखते हो, क्योंकि एक ही साल में आपको ज्यादा रिटर्न नहीं आएगा, तो ये आप लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो। स्टिल अगर आपने इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए रखा है तभी आपका करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, लॉन्ग टर्म के लिए रखा है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। समझ आया बेटा। यस यस सर। तो आप ये क्वेश्चन कर लो, आपको कोई भी दिक्कत आएगी यू आर मोस्ट वेलकम। आप क्या करो, पीछे जाओ, जो फॉर्मेट है उसको देखो। अभी आप नए इसमें हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को भी देखने की जरूरत पड़ती है, तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं। आपका काम है एग्जाम को पास करना इस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट काम है, इनकी टर्म्स को समझना, ये क्या होती है। वो टर्म्स को जो आप समझोगे, अच्छा अच्छे तरीके से समझोगे, म्यूचुअल फंड क्या होता है, डिजाइन क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रट्टा ही लगाना है और क्या करना है, इसमें मैं क्या कर दूंगा, इसमें कोई कंसेप्ट थोड़ी है, वो रट्टा ही लगाना है। बट जितना आपको कंसेप्ट करोगे उतना आपको चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है। यस सर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर आपने खरीदा तो स्पेसिफिकली वो सॉफ्टवेयर को आप टच नहीं कर सकते हो, तो ये आपका एसेट है, इसके लिए आपने पैसे दे दिया, उसको आपने एक्सपेंस नहीं माना, आपने इसको एसेट दिखा दिया, और एसेट में आप उसको टच नहीं कर सकते हो। कंप्यूटर को टच करते हो बट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, तो ये आपका इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। तो कहाँ पे आएगा, मेजर एंड नॉन करेंट, उसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसके अंदर इंटेंजिबल एसेट। अब मैं रैंडमली ऐसी चीजें बोलूंगा तो आपको इसका जवाब देना है, जो जल्दी बोलेगा फास्टेस्ट फिंगर राउंड हम खेलेंगे। आप 4 बच्चे हो, मैं आपका जज हूँ, तो हम, और आज ख्वाब में मैंने देखा हमारी वो क्लास थी, क्या बोलते हैं इसको, फेस टू फेस क्लास थी, ये मैंने आज ख्वाब में देखा। इंशाल्लाह ये भी पूरा हो जाएगा कभी। तो मैंने कहा हमारी आज मतलब जो क्लास होती है वो फेस टू फेस क्लास होती है। तो चलो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग जो फास्टेस्ट फिंगर होगा वो जवाब देगा। लूज टूल्स, करंट एसेट, करंट एसेट, करंट एसेट के अंदर अदर करंट में। नो, फिक्स्ड एसेट्स नहीं करंट एसेट तो ठीक बोला, आगे बता करंट एसेट में कहाँ आएगा। याद करो कल मैं कुछ एग्जाम दे रहा था, फिक्स्ड स्टोर्स एंड एसेट्स स्पेयर्स होता है, कुछ ऐसा होता है, स्टोर्स एंड स्पेयर्स होता है, लूज टूल्स होता है, फिक्स्ड एसेट्स ये इन्वेंट्रीज में। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में आपने पढ़ा करंट एसेट में इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज में सबसे पहले रॉ मटेरियल होगा, WIP होगा, फिनिश्ड गुड होगा, स्टॉक इन ट्रेड होगा।
लूज टूल्स होगा, स्टोरेज स्पेस होगा, ये 5 चीजें सारी इन्वेंटरीज में कहलाई गई। लूज टूल्स ना सलाह के वक्त चाहिए तुमसे आसान। हाँ, चलो वर्क इन प्रोग्रेस, और करंट एसेट्स में। करंट एसेट में इन्वेंटरी। कैपिटल एडवांसेस, एडवांसेस दिए हैं मैंने, लॉन्ग टर्म एडवांसेस दिया है, तो मेरा ये नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट हाँ, के अंदर में ये लॉन्ग टर्म लोन्स एंड लॉन्ग एडवांसेस में आएगा, ठीक है। टर्म। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग, अरे वो है ना ये शेयर होल्डर्स सर इसका फंड। तो अपना नो 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 नो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट का अपना हेड है। हाँ, ना ये शेयर होल्डर फंड में आएगा, ना ये नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा, ना करंट लायबिलिटी ये में आएगा, अलग है इसका ना। अपना हेड है। इट इज हाँ। इन इटसेल्फ ए हेड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, और ये आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी में, ठीक है। हम्म। देखो अपने से प्रपोज डिविडेंड, कौन सा डिविडेंड? प्रपोज डिविडेंड कायदे से आज की डेट में प्रपोज डिविडेंड नहीं आता है। प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है, आपने बोला कि हम डिविडेंड प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है ना, और आज की डेट में बैलेंस शीट डेट में आपको पता नहीं होता कि हम डिविडेंड देने वाले हैं। अगर आप देने वाले हो तो ये आप नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाओगे, कंटीजेंट लायबिलिटी में, आप इसको बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाओगे, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या है, आप बोल रहे हो कि शायद हम डिविडेंड देंगे, और कंपनी अच्छा। डिविडेंड कहाँ देती है, कंपनी एजीएम में अनाउंस करते हैं कि हम डिविडेंड देंगे। अब एजीएम कब होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, पिछले साल का डिविडेंड जो आप अगले साल दोगे, तो 31 मार्च को जब आप बैलेंस शीट, आप तो अभी मीटिंग की ही नहीं है, मीटिंग तो आप बाद में करोगे ना, 30 सितंबर तक करोगे, तो नॉर्मली प्रपोज डिविडेंड आज का नहीं आता। बट अगर आपने बोला कि हाँ शायद हम डिविडेंड देंगे, तो दिस इज योर कंटीजेंट लायबिलिटी, ये आपको बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट में दिखाना पड़ेगा। बिल रिसीवेबल, करंट एसेट। करंट एसेट में बेटा, अदर में। बेटा बिल रिसीवेबल, डेटर्स, ये बोथ आर मेरा ट्रेड रिसीवेबल है ना बेटा। अच्छा, हाँ 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 हाँ, मेरे दो वैसे। है, मेरे ट्रेड हाँ, पेबल है लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में, और मेरे ट्रेड रिसीवेबल पे एसेट साइड में। ट्रेड रिलेटेड जो भी रिसीवेबल है वो, मतलब ट्रेड के कंटेक्ट में जो पैसा आना, या तो डेटर से आएगा, या अगर डेटर ने बीआर दिया होगा तो बीआर होगा, बीआर प्लस डेटर दोनों मेरा ट्रेड रिसीवेबल आएगा। यहाँ पे क्रेडिटर, और क्रेडिटर मैंने बिल्स पेबल हो सकता है दिया होगा किसी को, तो क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल इज इक्वल टू माय ट्रेड पेबल इज इक्वल टू माय करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू माय इक्विटी लायबिलिटी, ठीक है। सर अगर बीआर में मतलब एक ईयर से ज्यादा होगा तो प्रैक्टिकली नहीं होता है, बीआर ऐसा नहीं होता है, बट अगर होगा आपका तो ये आपका बनेगा अदर नॉन करंट एसेट, ठीक है। अगर होगा हाइपोथेटिकली, आपने बिल्स रिसीवेबल ले लिया और उसने बोला कि यार मैं आपको 2 साल 1.5 साल बाद दूंगा, तो जिसमें अदर नॉन करंट एसेट, ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा। इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये इंटेंजिबल एसेट। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अरे बेटा इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती, बिल्डिंग, लैंड एंड अच्छा, बिल्डिंग, हाँ इमूवेबल वो प्रॉपर्टी। टेंजिबल आएगा, हाँ हाँ। टेंजिबल नाम से कोई हेड नहीं है, इट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। भूल जाओ पुरानी बैलेंस शीट को, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वो कहाँ पे आता है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स वो कहाँ पे आता है, नॉन करंट एसेट में, वो कहाँ पे आता है, एसेट साइड में, ठीक है। बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटी। देखो बैंक ओडी जो है ना, that can be considered as current liability, but we show bank OD और बैंक बैलेंस इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और बैंक ओडी का अगर नेगेटिव फिगर होगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना, ब्रैकेट में आ जाएगा। तो आपकी जो करंट एसेट में आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा, वहां पे जो बाकी कैश इन हैंड होगा, कैश इन बैंक होगा, और बैंक ओडी होगा, बैंक ओडी नेगेटिव फिगर में आ गई। ओवरऑल में अगर नेगेटिव होगा तो ऊपर नेगेटिव फिगर आएगी, ओवरऑल में पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा। तो बैंक ओडी को भी हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाते हैं विद नेगेटिव फिगर, ठीक है बेटा। गैस के तुमके पूरे मार्क्स है, बट फॉर्मेट बोलता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, बैंक ओडी को भी आपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखाना है विद नेगेटिव फिगर, ठीक है बेटा, याद रहा। देखो इसमें और कोई लॉजिक नहीं है, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, याद करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जितने आप क्वेश्चन खुद से करोगे उतना आपको प्रैक्टिस होगी, ये कहाँ पे आएगा, ठीक है ना। मैं आपको रैंडमली कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अदरवाइज जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आ जाएगा। प्रूव फॉर टैक्सेशन,
करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज में कहाँ पे? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म ठीक है। प्रोविजन में। ट्रेड पेएबल करंट लायबिलिटीज में, ट्रेड पेएबल में, ठीक है ना। 12% डिबेंचर्स, नॉन करंट लॉन्ग लायबिलिटी, टर्म। लॉन्ग टर्म बोरिंग, शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल, अगेन बोल दिया, ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। बस इस तरह से आपको क्वेश्चन करने, और कुछ इसमें नहीं है। अब प्लीज सारे क्वेश्चंस कर लो और मुझे जस्ट बता दो, जो इसके बाद वाला टॉपिक था आपका, चैप्टर नंबर 11 है, वो तो है आपका फाइनेंशियल एनालिसिस, है ना। आपका जो खत्म हो गया है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन सेंस टूल्स, वो आपका खत्म हो गया। टूल्स ऑफ द फाइनेंशियल एनालिसिस आपका खत्म हो गया। और उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो है वो आपका है। तो कल हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ेंगे और जो इसके क्वेश्चन होंगे वो हम करेंगे, ठीक है। किसी का और कोई डाउट? सर मैं 2 दिन नहीं आ रही हूँ, क्या दलील? मुझे जाना है दावत पे। मैं कसताव दा आसान कशीर में कर रहा हूं, सिर्फ दावत, सिर्फ दावत। कहाँ सर जाना मेरा है? मेरी जो